हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एसयूएल के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपकी कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहां अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है और ज्यादा बड़ी यूनिट भी ये नहीं है। आपकी क्या क्या चीजें कवर करनी है आपको, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर। तो मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, उसके क्या क्या मोड्स होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे टॉपिक आपको देखने हैं। फिर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। कि अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, इसका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द वे इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड और सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो तरीके होते हैं जिनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो या तो एंड हो जाता है या फिर वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहता है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उस चीज को कहा जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The concept of discharge of contract refers to the termination or ending of contractual obligation between parties. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो पार्टीज होंगी उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो टर्मिनेट हो जाएं या एंड हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो उस चीज को कहा जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। It signifies the point at which the party are released from their duties and responsibility under the contract। ये वो चीज सिग्निफाई करता है, बताता है कि कब पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी, जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, उससे डिस्चार्ज होती हैं, अब उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में वो है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, क्या क्या मोड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के, मतलब खत्म करने के। तो सबसे पहला मोड होता है आपका परफॉर्मेंस। तो दिस ऑकर व्हेन बोथ पार्टी फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जिस पार्टी की जो ऑब्लिगेशन थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोनों पार्टी ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, उनकी जो ड्यूटीज थी वो पूरी कर दी हैं, तो इस चीज को कहा जाता है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी और इसकी वजह से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म हो जाता है। वंस परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन आर डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग जब परफॉर्मेंस हो जाती है उसकी, तो इससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें जो भी ऑब्लिगेशन होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट। तो द पार्टीज में म्यूचुअली एग्री टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड तरीका क्या है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, पार्टी म्यूचुअली एग्री हो गई है कि हाँ अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। अगर दोनों पार्टीज इस चीज से एग्री कर जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। दिस कुड इन्वॉल्व एग्रीइंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और एंटरिंग इनटू अ न्यू एग्रीमेंट दैट सुपरसीड द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे हो सकता है, तो या तो आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करने के लिए एग्री कर जाएं, या फिर आप क्या करें, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लें जो कि ओरिजिनल वाले कॉन्ट्रैक्ट को सुपरसीड कर जाए, तो वो चीज कहलाती है आपकी एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ एन अनफोर्सीन इवेंट ऑकर
after the formation of the contract, making it impossible to fulfill the contract or radically changing the nature of obligation, the contract may be discharged due to frustration. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या हुआ, कोई ऐसा इवेंट हो गया जो कि अनफोर्सीन इवेंट था, जिसके बारे में पता नहीं था, और इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ड्यूटी थी या परफॉर्मेंस थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, आप उसे परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो। तो फिर ये क्या हो जाता है, ये कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज, इट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो पार्टीज आएंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या करें, कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती है, और ना ही उसके लिए पास एक लॉफुल रीजन होता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करने का, परफॉर्मेंस करने ना करने का, तो फिर उस चीज को क्या नाम दे दिया जाता है, उस चीज को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो द नॉन ब्रीचिंग पार्टी में चूज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक रेमेडीज फॉर द ब्रीच। तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी होती है, मतलब जो इस पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी है, उस पार्टी के पास रेमेडीज आ जाती है कि ब्रीच के लिए जो जो रेमेडीज अवेलेबल होती हैं वो उसे मिल जाती हैं, और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सर्टेन लीगल प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूट्स कैन डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, जो लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, या स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट्स जो होते हैं, मतलब जो भी लीगल पावर होती है जिनके पास, वो क्या करते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवा देते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज ड्यू टू बैंक्रप्सी ऑफ वन पार्टी, इलेगिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लैप्स ऑफ टाइम। अब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिस्चार्ज हो जाता है, तो या तो जो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनमें से कोई एक पार्टी बैंक्रप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइम स्पेसिफाइड करा गया था परफॉर्मेंस के लिए, उस टाइम में वो परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं हो पाती है, तो लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबिलिटी। तो इफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टी सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। ये क्या कंडीशन है, इसके अंदर दोनों पार्टीज हैं, एग्री कर रहे हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा सरकमस्टांस हो जाता है, ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि अनफोर्सीन होता है, और उसके ऊपर दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस चीज की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे कि जो सब्जेक्ट मैटर था, मतलब जो मेन थिंग थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वही खत्म हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनेशन बाय परफॉर्मेंस। तो सम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कंडीशन अंडर विच दे कैन बी टर्मिनेटेड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके अंदर उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब वो बता देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है वो इसकी वजह से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उस चीज को कहा जाता है टर्मिनेशन बाय परफॉर्मेंस। सच एज फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ऑफ टाइम है वो फिक्स्ड है, उतने टाइम के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ऑकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट, या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो बोला गया था कि अगर ये इवेंट होता है तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इस इवेंट के होने पर, और वो इवेंट को जानते थे दोनों ही पार्टी, तो फिर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, ये तो था आपका किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि आपकी क्या क्या डिस्चार्ज के मोड होते हैं और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर व्हेन वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एनी ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज। जब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी हैं उनमें से कोई एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म ना कर पाए, और ना ही उसके लिए कोई उसके पास लॉफुल रीजन हो कि वो क्यों उसे परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टिपिकली गिव राइज टू लीगल रेमेडीज फॉर नॉन ब्रीचिंग पार्टी।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरी पार्टी होती है जिसे हम नॉन ब्रीचिंग पार्टी कहते हैं, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी होती हैं, उसके पास कई सारी रेमेडीज आ जाती हैं जिससे उसे कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो पहला होता है राइट टू डैमेज। तो द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सीक मॉनेटरी कंपनसेशन टू कवर एनी लॉस इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से मतलब तोड़ने से, फुलफिल ना करने से जो दूसरी वाली पार्टी है उसका कोई भी नुकसान होता है, तो उस नुकसान के लिए वो पार्टी को मॉनेटरी बेनिफिट कंपनसेट किया जाएगा जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके द्वारा। The aim of damage is to put the innocent party in the position they would have been in had contract been performed। इसका एम क्या होता है, ये डैमेज का राइट उसे क्यों दिया गया है, ताकि जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है उसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट ना आए और उसको एक तरीके से वो इसी पोजीशन पर पहुंच जाए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट आता है राइट टू टर्मिनेट। तो इन केस ऑफ मटेरियल ब्रीच ऑफ वेयर द ब्रीच गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इनोसेंट पार्टी में हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम एनी फर्दर ऑब्लिगेशन अंडर इट। जब एक पार्टी अपनी कोई परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं करती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो दूसरी पार्टी के पास भी राइट आ जाता है कि वो चाहे तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मतलब खत्म कर सकती है और आगे उसकी भी कोई ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इन सम केसेस अ कोर्ट में ऑर्डर द ब्रीचिंग पार्टी टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर कोई पार्टी है वो किस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, तो कोर्ट ऑफ लॉ से उसे ऑर्डर आता है कि तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो दिस रेमेडी इज टिपिकली यूज्ड व्हेन डैमेज आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी। ये कब यूज करा जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा कब लिया जाता है, जब जो डैमेजेस पे कर रही है ब्रीचिंग पार्टी नॉन ब्रीचिंग पार्टी को वो एडुकेट डैमेजेस नहीं है, तो फिर वो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर सकती है। सच एज इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग यूनिक गुड्स और सर्विसेज। कब होता है ये, जब गुड्स और सर्विसेज कैसे हों, यूनिक हों, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो व्हेन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर द नॉन ब्रीचिंग पार्टी टिपिकली हैज सेवरल लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू एड्रेस द ब्रीच एंड सीक रिड्रेस। पहली क्या रेमेडी होती है, रिसेशन। रिसेशन इन्वॉल्व कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्टोरिंग बोथ पार्टी टू देयर ओरिजिनल पोजीशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। रिसेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना और दोनों पार्टी उस पोजीशन पर आ जाएं जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी, उस पोजीशन तक पहुंचाना, वो चीज कहलाता है रिसेशन। इट इसेंशियली वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो। इन रिसेशन की वजह से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा से बिगिनिंग से ही वॉइड रहता है। Recession is typically available in case of material breach of where the contract was entered into under certain types of durations or misrepresentation। Recession कब अवेलेबल होता है, जब जो ब्रीच है वो मटेरियल ब्रीच हो और जो कॉन्ट्रैक्ट बना हो वो मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वगैरह की वजह से बना हो। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी आती है डैमेजेस। तो डैमेजेस आर द मोस्ट कॉमन रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू द इनोसेंट पार्टी टू कंपनसेट देम फॉर द लॉस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच। ब्रीच की वजह से जो इनोसेंट पार्टी होती है उसे जो भी नुकसान होता है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है या फिर ब्रीचिंग पार्टी है, वो उस डिफॉल्ट के लिए जो भी लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट करेगी इनोसेंट पार्टी को। वो चीज कहलाती है आपकी डैमेजेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस। कई सारे टाइप के आपके डैमेजेस होते हैं। पहला डैमेज का टाइप होता है कंपनसेटरी डैमेज। दिस एम टू पुट द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इन द पोजीशन दे हैव बीन हैड इन द कॉन्ट्रैक्ट बीन परफॉर्म्ड। कंपनसेटरी डैमेज किस लिए दिया जाता है, ताकि जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है वो उसी पोजीशन में आ जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता तो क्या है उसके रिजल्ट होते, उस पोजीशन तक नॉन ब्रीचिंग पार्टी पहुंच जाए, उसके लिए उसे कंपनसेटरी डैमेज दिया जाता है। दे कवर द एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस सफर्ड। इसमें क्या कवर करा जाता है, जितना उसे एक्चुअल लॉस होता है। फिर आता है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस ऑल्सो नोन एज स्पेशल डैमेजेस। दीज कवर इनडायरेक्ट लॉसेस दैट आर फोर्सेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन बट आर नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय द ब्रीच इटसेल्फ। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस क्या होते हैं, इन्हें हम स्पेशल डैमेजेस भी कहते हैं। ये एक तरीके के इनडायरेक्ट लॉस होते हैं जो
इनोसेंट या फिर नॉन ब्रीचिंग पार्टी को होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पता होते हैं और बट वो डायरेक्ट ब्रीच की वजह से नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रीच से रिलेटेड होते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल डैमेजेस। तो दीज आर सिंबॉलिक डैमेजेस अवॉर्डेड व्हेन देयर हैज बीन टेक्निकल ब्रीच बट नो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस बीन सफर्ड। नॉमिनल डैमेजेस कब दिए जाते हैं? जब यहाँ पर सिर्फ डैमेजेस के लिए कंपनसेट करना हो, लेकिन कोई भी एक्चुअल डैमेज ना हुआ हो, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए करना हो, तो वो चीज कहलाती है आपकी नॉमिनल डैमेज। फिर आता है प्यूनिटिव डैमेजेस इन सम जुरिडिक्शन एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस प्यूनिटिव डैमेजेस में बी अवॉर्डेड टू पनिश द ब्रीचिंग पार्टी फॉर पर्टिकुलरली इगेरियस कंडक्ट। ये प्यूनिटिव डैमेजेस किस लिए दिए जाते हैं? ताकि जो ब्रीचिंग पार्टी है उसे पनिश किया जा सके कि जिससे वो आगे ऐसा फिर ना करे, तो उस चीज को कहा जाता है प्यूनिटिव डैमेजेस। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ डैमेजेस हो गए। फिर आता है आपका नेक्स्ट रेमेडी, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज ही डिजर्व। इट अलाउज द इनोसेंट पार्टी टू क्लेम अ रीजनेबल सम फॉर द वर्क डन और सर्विस रेंडर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ब्रीच्ड। क्वांटम मेरिट में क्या होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इनोसेंट पार्टी है उसने कोई सर्विस दी है, तो उसके लिए उसे पेमेंट करी जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो भी। क्योंकि उसने वो सर्विस दी थी जो कि रीजनेबल सर्विस थी और उसके लिए उसे पेमेंट मिलेगी। It typically used when there is no specific contract price agreed upon when the contract is unforeseeable। ये कब होता है? जब जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो दिस रेमेडी इन्वॉल्व कंपेलिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एज एग्रीड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है? जो ब्रीचिंग पार्टी है उसे कंपेल करना, फोर्स करना कि उसने जिस परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस करा था उसे वो फुलफिल करे, परफॉर्म करे, वो चीज कहलाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज यूजुअली अवेलेबल व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिक। ये कब अवेलेबल होती है? जो सब्जेक्ट मैटर हो वो यूनिक हो, सच एज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग रियल एस्टेट और यूनिक गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो? रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर किसी यूनिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो। इट इज इक्विटेबल रेमेडी ग्रांटेड एट द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। ये कब करी जाती है? कोर्ट की डायरेक्शन पर ये रेमेडी ग्रांट करी जाती है। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन। तो एन इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट रिस्ट्रेन अ पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट और कंपेल देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्ट। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? किसी एक पार्टी को कुछ करने से रोकना या फिर कुछ करने के लिए फोर्स करना, वो चीज कहलाती है आपकी इंजंक्शन। ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजंक्शन में भी साउट प्रिवेंट द ब्रीचिंग पार्टी फ्रॉम टेकिंग एक्शन दैट वुड फर्दर हार्म द इनोसेंट पार्टी इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट के केस में ब्रीच इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ये बचाता है ब्रीचिंग पार्टी को किस चीज से? मतलब एक तरीके से इनोसेंट पार्टी को बचाता है। ब्रीचिंग पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे तो उससे। इट इज एन इक्विटेबल रेमेडी यूज्ड टू मेंटेन द स्टेटस क्यू और प्रिवेंट इरिपेरेबल हार्म। ऐसा हार्म जिसे रिपेयर ना किया जा सके, ऐसा हार्म हो ही ना, तो उसकी वजह से इंजंक्शन रेमेडी का यूज करा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपको इसमें कवर करना था। मैंने बोला था छोटी सी यूनिट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।